हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग वेक्टर की बातें कर रहे थे, सदिश पढ़ रहे थे हम लोग। और लास्ट वीडियो में, पहला ही वीडियो था वो वेक्टर के ऊपर, तो उसमें हमने टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया था, टाइप ऑफ वेक्टर्स को शुरू कर दिया था। और वहाँ पे हमने दो वेक्टर्स देख लिए थे। कौन कौन से? एक तो शून्य सदिश पढ़ लिया था और दूसरा इकाई सदिश पढ़ लिया था। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पूरा रिवाइज़ कर चुके होंगे जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था उसको। ठीक है, तो अब टाइप ऑफ वेक्टर्स को आगे बढ़ाते हैं, सदिशों के प्रकार को आगे बढ़ाते हैं और तीसरा सदिश देखते हैं। तीसरे प्रकार का सदिश, तीसरा सदिश होगा समान सदिश। कौन सा? समान सदिश। तो देखो, दो या दो से अधिक सदिश समान कहलाएंगे यदि दो या दो से अधिक सदिश, हम यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि किन किन प्रतिबंधों के चलते दो या दो से अधिक सदिश समान कहलाएंगे। तो पहला प्रतिबंध क्या है? पहला प्रतिबंध है यदि उनकी दिशा समान हो। उनकी दिशा क्या हो? समान हो। दूसरा प्रतिबंध यह है कि उनका, आप समझ गए होंगे, उनका परिमाण भी कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है। तीसरा, उनका आधार, उनका आधार समान या समांतर हो। उनका आधार समान या समांतर हो। और चौथा, वो एक ही भौतिक राशि को, वो एक ही भौतिक राशि को दर्शाते हों। ठीक है, अब देखो ध्यान से, क्या बोला हमने? हमने बोला कि दो या दो से अधिक सदिश समान कहलाएंगे यदि, पहली बात तो उनकी दिशा क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। ठीक है, मतलब एक वेक्टर अगर मैंने ऐसे बना लिया ए बी वेक्टर, तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन भी यही होनी चाहिए। ठीक है, पी क्यू वेक्टर अगर हम बोल रहे हैं तो पहली बात तो उनकी दिशा समान होनी चाहिए। दूसरा, उनका परिमाण भी समान होना चाहिए। मान लो ये जो ए बी वेक्टर है उसका परिमाण निकालने के लिए मॉड लगा दिए, 5 इकाई है, तो पी क्यू वेक्टर अगर इसके समान है तो उसका परिमाण भी किसके बराबर होना चाहिए बच्चों? 5 इकाई के ही बराबर होना चाहिए। ठीक है। तीसरा बिंदु क्या है? अगर पहला बिंदु और दूसरा बिंदु संतुष्ट हो रहा है तो तीसरा तो अपने आप संतुष्ट हो गया। कि अगर ये दो सदिश हैं मेरे पास, ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर, इनकी दिशा भी समान है और परिमाण भी समान है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि या तो इनका जो आधार होगा वो समान होगा। आधार की बातें हमने की थी ना, कि जिस रेखा से ये रेखाखंड लिए गए हैं उसी रेखा को इस सदिश का क्या बोला जाएगा? आधार। तो अगर दो सदिश इस प्रकार से हैं कि उनकी दिशा भी समान है और उनका परिमाण भी समान है, तो हम क्या बोलेंगे कि उनके आधार भी समान होंगे, या उनके आधार ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे, समान नहीं होंगे। तो ठीक है, जैसे मान लेते हैं ए बी इस रेखा से आया है और पी क्यू इस रेखा से आया है। ठीक है, ये L1 था और ये L2 था, तो हम देख पा रहे हैं कि L1 और L2 आपस में कैसे हैं? समांतर है। तो अगर फर्स्ट और सेकंड पॉइंट सेटिस्फाइड है तो थर्ड पॉइंट अपने आप सेटिस्फाइड हो जाएगा। ठीक है। चौथा, वो एक ऐसी भौतिक राशि, हाँ ठीक है, चौथे पॉइंट में हम ये बोल रहे हैं कि अब ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि अगर ए बी वेक्टर जो है वो बल को दर्शा रहा है तो पी क्यू वेक्टर भी किसको दर्शाना चाहिए? बल को ही दर्शाना चाहिए। ठीक है, अगर ये फोर्स है ए बी वेक्टर तो पी क्यू वेक्टर भी फोर्स को ही दर्शाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो वेलोसिटी हो गया। ठीक है, मतलब v 5 मीटर पर सेकेंड और फोर्स 5 न्यूटन, क्या ये सेम है? सेम नहीं है। क्यों नहीं सेम है? क्योंकि एक तो अपने को वेलोसिटी बता रहा है और दूसरा अपने को फोर्स बता रहा है। दोनों अलग अलग भौतिक राशि हैं। ठीक है, हालांकि इनके परिमाण समान है
हो सकता है दिशा भी समान हो, लेकिन क्योंकि चौथा वाला पॉइंट सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसकी वजह से ये समान सदिश नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि अगर दो या दो से अधिक सदिश समान हैं तो ये चारों पॉइंट्स आपके क्या होने चाहिए, सेटिस्फाइड होने चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया समान सदिश। ठीक है, अगली कैटेगरी पे पढ़ते हैं हम लोग, फोर्थ पॉइंट या फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर, चौथे प्रकार का सदिश। तो इसमें हम ले लेते हैं समरेखीय सदिश। कौन से सदिश, समरेखीय सदिश। ठीक है, अब आओ इसको समझते हैं। देखो, समरेखीय सदिश को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। पहला होगा समदिश सदिश और दूसरा विपरीत सदिश। कौन कौन से दो, पहला था समदिश सदिश और दूसरा हमने क्या लिख दिया बच्चों, विपरीत सदिश लिख दिया। ठीक है, ये किसके अंडर है, समरेखीय सदिश के अंडर है। तो सबसे पहले समरेखीय को ही समझ लेते हैं। अगर मान लो एक वेक्टर ऐसा है ए बी वेक्टर और दूसरा वेक्टर इस प्रकार से है पी क्यू वेक्टर और तीसरा वेक्टर इस प्रकार से है आर एस वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास तीन वेक्टर है, कौन कौन से, ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर। ठीक है, अब देख करके तुम बता सकते हो कि ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर तीनों का आधार क्या है, समांतर है। तीनों का ये आधार क्या है, समांतर है। ठीक है, तो ऐसे सदिश जिनके आधार समान या फिर समांतर हो, ऐसे सदिश जिनके आधार समान या फिर समांतर हो, समान या फिर समांतर हो। ठीक है, केवल आधार से मतलब है अपने को, ऐसे सदिशों को हम क्या बोल देंगे, समरेखीय सदिश होंगे, बोल देंगे। ठीक है, बस यही बात अपने को नोटिस करनी है कि ऐसे सदिश जिसमें आधार जो है वो समान होना चाहिए या फिर समांतर होना चाहिए, ऐसे सदिशों को हम क्या बोल देंगे, समरेखीय सदिश बोल देंगे। ठीक है, परिमाण बराबर है या नहीं है, दिशा एक है या अलग अलग है, विपरीत है, उससे मतलब नहीं है। केवल किसकी बात हो रही है, आधार की बात हो रही है। समझ में आ रहा है। अच्छा, अब इसी में मैंने दो कैटेगरी बना दी, समदिश और विपरीत। तो इसमें नाम से आपको पता पड़ रहा होगा, समदिश का मतलब क्या है कि एक ही उनकी अभिदिशा हो, उनकी अभिदिशा बच्चों क्या हो, एक हो। ठीक है, और विपरीत सदिश में हम क्या बोलेंगे कि उनकी दिशा विपरीत हो। मैं यहाँ पे परिमाण की बात नहीं कर रहा हूँ कि परिमाण समान होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम समान सदिश की बात नहीं कर रहे हैं। समान सदिश तो हम पढ़ चुके हैं। हम समरेखीय सदिश के अंदर दो अलग अलग प्रकार के सदिश पढ़ रहे हैं, एक तो समदिश हो गया और दूसरा क्या हो गया, विपरीत हो गया। क्यों, क्योंकि अगर मान लो दो या दो से अधिक सदिशों के आधार समान हैं तो हो सकता है उनकी दिशा सेम हो या हो सकता है उनकी दिशा विपरीत हो। तो दिशा के आधार पर हमने बोल दिया कि एक तो समदिश हो जाएगा जिसमें प्रत्येक सदिश की दिशा समान होगी, और दूसरा विपरीत सदिश हो जाएगा जिसमें प्रत्येक सदिशों की दिशा जो है वो विपरीत होगी, एक दूसरे से अलग अलग होगी। ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ रहा है। तो ये हो गई किसकी, समरेखीय सदिश की बात। तो अगर मैं बोलूं कि ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर में से समरेखीय कौन कौन है, ए बी वेक्टर, पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर में से समरेखीय कौन कौन है, तो जवाब क्या होगा, तीनों ही है। जवाब क्या होगा कि तीनों ही वेक्टर समरेखीय हैं। क्यों, क्योंकि उनके आधार कैसे हैं, समांतर है। समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं बोलूं कि इनमें से विपरीत सदिश कौन कौन है, तो आप देखें कि ए बी वेक्टर और आर एस वेक्टर की दिशा विपरीत है, दिखाई दे ही रहा होगा। और दूसरा पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर, इनकी भी दिशा क्या है बच्चों, विपरीत है।
ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी वेक्टर और आर एस वेक्टर आपस में विपरीत हैं, पी क्यू वेक्टर और आर एस वेक्टर आपस में कैसे हैं, विपरीत है। और अगर मैं बोलूँ कि ए बी वेक्टर और पी क्यू वेक्टर आपने ले लिया तो उनकी क्या है, दिशा समान है, तो वो किस प्रकार के समरेखीय सदिश हैं, वो समदिश प्रकार के समरेखीय सदिश होंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। समरेखीय सदिश की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे कि ऐसे सदिश जिनके आधार या तो समान हो या समांतर हो। समदिश सदिश की परिभाषा में आप क्या लिखेंगे, ऐसे सदिश, ऐसे समरेखीय सदिश जिनकी अभिदिशा एक हो। ठीक है, और विपरीत में आप क्या लिख देंगे, ऐसे समरेखीय सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो। सही है, तो ये हमारा फोर्थ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब कुछ एक्स्ट्रा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। दो और वेक्टर पढ़ लेते हैं हम लोग, कौन कौन से, फ्री वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। वैसे तो ये बुक में मेंशन नहीं है, बट हमें एक बार के लिए देख लेना चाहिए, इनको भी समझ लेना चाहिए इनका क्या मतलब है। देखो, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं ना, कुछ वेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव, अगर आपने उनका आधार बदल दिया या उनका लाइन ऑफ एक्शन चेंज कर दिया, तो उनका जो प्रभाव होता है वो भी क्या होता है, अलग होता है। अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे, अलग अलग आधार पर उनके अलग अलग प्रभाव हमें मिलते हैं। तो ऐसे सदिशों को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लोकलाइज्ड वेक्टर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि अगर मैं इस दिशा में बल लगाता हूँ F, या इस दिशा में बल लगाता हूँ F, ठीक है, या इस दिशा में बल लगाता हूँ F, तो आप देखिए यहाँ पे आधार में क्या करता जा रहा हूँ, इन सभी बलों का बदलता जा रहा हूँ। ठीक है, तो अगर लीनियर मोशन की तुम बात करोगे तो ये ऐसे खिसकेगा, चाहे इस F की वजह से, चाहे इस F की वजह से, या इस F की वजह से, ये क्या होगा, आगे की तरफ खिसकेगा। लेकिन अगर रोटेशनल मोशन की आप बात करेंगे तो इस F की वजह से हो सकता है कि इसकी टॉपलिंग हो जाए, जैसे पलट जाए। समझ में आ रहा है। तो रोटेशनल मोशन में हम ये बोलेंगे कि अलग अलग सदिशों का प्रभाव अलग अलग होता है। ठीक है, तो वो कौन से वेक्टर में होगा, लोकलाइज्ड वेक्टर में। अच्छा, अगर हम फ्री वेक्टर की बात करें, ठीक है, फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर का मतलब मुफ्त नहीं है। फ्री वेक्टर का मतलब क्या है कि एक वेक्टर ये है ए बी वेक्टर, ठीक है, तो अगर मैं इसका लाइन ऑफ एक्शन बदल भी दूं तो इसके प्रभाव पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, प्रभाव इसका वही रहने वाला है। जैसे अगर इसी ए बी वेक्टर को मैंने यहाँ खिसका करके ऐसे खिसका दिया और खिसका करके ऊपर लिख दिया, तो अभी भी ये क्या कहलाएगा, ए बी वेक्टर ही कहलाएगा। मान लो इसी ए बी वेक्टर को मैं खिसका करके इधर नीचे ले आया, ठीक है, यहाँ बना दिया, तो अभी भी ये क्या कहलाएगा, ए बी वेक्टर ही कहलाएगा। मान लो इसी ए बी वेक्टर को मैं इस दिशा में खिसका करके ऐसे ले गया, तो अभी भी ये क्या कहलाएगा, ए बी वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये हम जो भी वेक्टर पढ़ते हैं मैथ में, वो कौन से वेक्टर होते हैं, फ्री वेक्टर होते हैं। और फ्री वेक्टर वही होते हैं जिनको अगर आप खिसका दें ऊपर नीचे, अगर आप उनकी दिशा ना बदलें, अगर उनका परिमाण ना बदलें, केवल आप उनको ऊपर नीचे शिफ्ट करें, ट्रांसलेट करें, ठीक है, तो उनके प्रभाव के कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो तब भी फ्री वेक्टर ही कहलाते हैं, वो तब भी सेम वेक्टर ही कहलाते हैं। तो ऐसे वेक्टर्स को हमने क्या बोल दिया, फ्री वेक्टर बोल दिया। ठीक है, जैसे मान लो ये ए बी वेक्टर है, अब इसी वेक्टर को मैंने ऐसे ऊपर कर दिया तो भी ये ए बी वेक्टर है, नीचे कर दिया तो भी ये ए बी वेक्टर है, दाएं बाएं आगे पीछे, ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, ए बी वेक्टर है। लेकिन अगर इस वेक्टर को मैंने ऐसे कर दिया तो ये ए बी वेक्टर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या है, अलग अलग है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में हम जो पढ़ रहे हैं मैथ में, वो सारे के सारे वेक्टर क्या होंगे, फ्री वेक्टर होंगे। ठीक, चलो तो सदिशों के प्रकार में हम हमारा अगला प्रकार देखते हैं। अगले प्रकार का सदिश है ऋण सदिश। कौन सा, ऋण सदिश। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, देखो मान लेते हैं कि एक ये वेक्टर है, सदिश है ए
बी, ए से बी मैंने दिशा दे दी, तो ये कौन सा वेक्टर होगा? ए बी वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ए बी वेक्टर के मॉड की अगर मैं बात करूं, इसके परिमाण की बात करूं, तो वो कितना आ जाएगा? मान लेते हैं कि ये ए वेक्टर है, ए बी वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, तो ए बी वेक्टर का मॉड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए वेक्टर के मॉड के बराबर। समझ में आ रहा है? हमने क्या बोला कि ए बी वेक्टर को ए वेक्टर से दर्शाया जा रहा है, तो ए बी वेक्टर का अगर मापांक निकालना है तो उसके आगे हमने मॉड लगा दिया। ठीक है, तो वो किसके बराबर हो गया? मॉड ए वेक्टर के बराबर हो गया। सही है। फिर मैंने क्या किया, इसकी दिशा को विपरीत कर दिया परिमाण को समान रखते हुए। इसकी दिशा को विपरीत कर दिया परिमाण को समान रखते हुए। ठीक है, अब बी से ए दिशा कर दी, पहले ए से बी की तरफ थी, तो अब ये कौन सा वेक्टर बन गया? ये वेक्टर बन गया बी ए वेक्टर। सही है। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैंने दिशा विपरीत कर दी तो अगर ए बी वेक्टर ए वेक्टर के बराबर होगा तो बच्चों बी ए वेक्टर किसके बराबर होगा? माइनस ऑफ ए वेक्टर के बराबर होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि दोनों की ही दिशा क्या है? विपरीत है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मैं बी ए वेक्टर का परिमाण ज्ञात करना चाहूँ तो बी ए वेक्टर के आगे मॉड लगा देते हैं, तो इसका मतलब माइनस ए वेक्टर के आगे भी मॉड लगा देते हैं, यही बी ए वेक्टर का परिमाण होगा। अब ये बात हम जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लेंगे कि -2 का मॉड लिखें या 2 का मॉड लिखें, दोनों सेम होते हैं, दोनों किसके बराबर आएंगे? 2 के ही बराबर आएंगे। समझ में आ रहा है? तो माइनस ए वेक्टर का मॉड लिखो या ए वेक्टर का मॉड लिखो, ये दोनों क्या हैं? सेम ही है। तो हम बोलेंगे कि बी ए वेक्टर का जो मॉड होगा वो ए बी वेक्टर के मॉड के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि इस सदिश का जो परिमाण होगा और नीचे वाले सदिश का जो परिमाण होगा वो सेम होगा। ये बात अपने को देख कर के भी समझ में आ रही है कि उनके लंबाई पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, केवल उनकी दिशा मैंने क्या कर दी? विपरीत कर दी। एक ए से बी की तरफ था, दूसरा बी से ए की तरफ हो गया। तो ऐसे सदिश जिनकी दिशा विपरीत हो, ऐसे सदिश जिनकी या जिनमें दिशा विपरीत हो, दिशा विपरीत हो, किंतु कौन सा? तू किंतु, किंतु परिमाण उनके क्या होने चाहिए या मापांक उनके क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के जो सदिश हैं वो क्या कहलाते हैं? ऋण सदिश कहलाते हैं। अब सोच के बताओ कि क्या ये समान सदिश हैं? क्या ये इक्वल वेक्टर्स हैं? नहीं, क्योंकि समान सदिश में हमने क्या कहा था कि परिमाण भी समान होना चाहिए और उनकी अभिदिशा भी एक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो टाइप है वेक्टर का, अगला जो अपने को वेक्टर पढ़ना है, सदिश का प्रकार पढ़ना है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसको बोला जाता है पोजीशन वेक्टर, यानी कि स्थिति सदिश। स्थिति सदिश। ठीक है, ये इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम आएगा और बहुत सी ज़्यादा बार काम आएगा। ठीक है, पोजीशन वेक्टर अपने को समझ में आ गया तो बहुत सारी चीज़ें अपने लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है इस चैप्टर में। तो पोजीशन वेक्टर मैं एक बार लिख भी देता हूँ पूरा, पोजीशन वेक्टर, शॉर्ट में हमने पीवी बोल दिया और हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? स्थिति सदिश। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको समझाने से पहले ट्रायंगल लॉ समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि उसके बाद इसको समझना और इसके आगे की कहानी को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस वेक्टर पे हम लोग अभी आएंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको सदिश योग का, ठीक है, एक अलग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, मतलब आगे का पढ़ने जा रहे हैं, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, ये समझाना चाहता हूँ, तो हेडिंग डाल लेना, सदिश योग का त्रिभुज नियम। ठीक है, अभी हमारा सदिश का प्रकार बच्चों ख़त्म नहीं हुआ है, मैं बीच में ये वाला टॉपिक ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसको समझने के बाद पोजीशन वेक्टर को समझने में थोड़ी आसानी होगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ
वेक्टर एडिशन। ठीक है, फिजिक्स में पढ़ भी रखा होगा 11th क्लास में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये क्या है? ये ऐसे बोलता है कि, पहले मैं फिगर बना लेता हूँ, कि मान लेते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं इस प्रकार से हैं। ठीक है, मान लो कि एक त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, इसको मैंने ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया। ठीक है, तो हमें त्रिभुज मिल गया। त्रिभुज कौन सा मिल गया? ए बी सी। अब ए बी भुजा के अनुदिश एक मैंने सदिश लिख दिया, ए वेक्टर, या यूं कह सकते हो कि ए बी भुजा द्वारा जो सदिश निरूपित किया जाता है उस सदिश को हमने बोल दिया ए वेक्टर, और बी सी भुजा द्वारा जो सदिश निरूपित किया जाएगा उसको मान लेते हैं, बोल दिया बी वेक्टर। ठीक है, तो ए सी वेक्टर या ए सी भुजा के अनुदिश जो सदिश लिखा जाएगा वो इन दोनों का योग होगा। ठीक है, तो इन दोनों का योग क्या हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, देखो शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आप लोगों से ये बात बोली थी कि किस तरह की भौतिक राशियां सदिश कहलाती हैं। तो हमने वहाँ पे बोला था कि उन राशियों में परिमाण भी होना चाहिए, उन राशियों में अभिदिशा भी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आधार की बात भी की थी, और साथ के साथ हमने ये भी बोला था कि वो सदिश के योग का जितना भी नियम है उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो ये उसमें पहला लॉ है। पहला लॉ कौन सा है? ट्रायंगल लॉ। ठीक है, सदिश योग का त्रिभुज नियम, जहाँ पर हम ये बोलते हैं कि अगर एक त्रिभुज के दो भुजाएं, दो अलग अलग, ध्यान से सुनना, एक त्रिभुज की दो भुजाएं दो अलग अलग सदिश को निरूपित करती हैं। ये जो ए बी भुजा थी उसके अनुदिश मैंने एक सदिश लिख दिया ए वेक्टर, और ये जो बी सी भुजा है उसके अनुदिश मैंने कौन सा सदिश लिख दिया? बी वेक्टर। और इनका क्रम जो है वो समान होना चाहिए। ठीक है, देखो ए बी में मैं इस तरीके से जा रहा हूँ और बी सी में मैंने क्रम को वही बरकरार रखा है, तो उनका क्रम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ तक की बातें संतुष्ट हैं तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी, यानी कि ये जो ए सी होगा, ये तीसरी भुजा है इस त्रिभुज की, तो इस त्रिभुज की जो तीसरी भुजा होगी वो उल्टे क्रम में, वो उल्टे क्रम में दिए गए दो सदिशों के योग के अनुदिश होगी या योग के बराबर होगी। ठीक है, देखो ध्यान से, यहाँ पे एरो की डायरेक्शन क्या है? इस तरीके से, फिर यहाँ पे एरो की डायरेक्शन इस तरीके से। अब कायदे से अगर मुझे इसी क्रम में चलना था तो मुझे एरो की डायरेक्शन ये रखनी चाहिए थी, अगर इसी क्रम में चलते तो। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इसके उल्टे क्रम में आपको चलना है, तो इसके उल्टे क्रम में एरो की डायरेक्शन क्या हो गई? ये हो गई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर द्वारा निरूपित की जाती हैं तो, और एक ही क्रम में होनी चाहिए, तो जो तीसरी भुजा होगी वो उल्टे क्रम में उन दोनों सदिशों के योग के बराबर होगी। इस तरीके से हम वेक्टर में एडिशन करते हैं, सदिश में इस तरीके से हम योग निकालते हैं। तो त्रिभुज नियम का उपयोग करके हम दो या दो से अधिक सदिशों को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, सही है ना? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर किसके बराबर लिख दिया मैंने? ए सी वेक्टर के बराबर लिख दिया। ध्यान से देखना, आपको भी इसी तरह क्रम का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इम्पोर्टेंस है। ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर को जोड़ने पर हमें सी ए वेक्टर नहीं मिल रहा है बच्चों, क्या मिल रहा है? ए सी वेक्टर मिल रहा है। और ए बी वेक्टर को मैंने क्या लिखा हुआ है? ए वेक्टर। बी सी वेक्टर को मैंने क्या लिखा हुआ है? बी वेक्टर। ठीक है, और ये किसके बराबर आ जाएगा? ए सी वेक्टर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है वेक्टर्स का, सदिश योग का त्रिभुज नियम है। ठीक है, अब अगर मैं इसका स्टेटमेंट लिखवाना चाहूँ तो हम ऐसे लिख देंगे, यदि दो सदिश एक त्रिभुज के, यदि दो सदिश एक त्रिभुज के दो भुजाओं को समान क्रम में, समान क्रम में को ब्रैकेट में ले लेते हैं, निरूपित करते हैं,
निरूपित करते हैं तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा उल्टे क्रम में दिए गए सदिशों के योग के अनुदिश होगी या योग को निरूपित कर रही होगी। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि यदि दो सदिश, एक त्रिभुज में दो सदिश, ठीक है, दो भुजाओं को समान क्रम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निरूपित करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखो बोला है कि ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक ही क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, दो ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा, देखो यहाँ पे ये जो ए सी है, ठीक है, उल्टे क्रम में ए सी उल्टे क्रम में दिए गए सदिशों के योग के अनुदिश होगी। सही है, समझ में आ रहा है। अब मान लो मैंने ऐसे बोला कि अभी मैं इस एग्ज़ाम्पल को आगे भी लूँगा। ठीक है, ऐसा कुछ फिगर बना दिया मैंने। मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। ठीक है, तो ए बी के अनुदिश वेक्टर ले लिया ए वेक्टर और बी सी के अनुदिश वेक्टर ले लिया बी वेक्टर। सही है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि ए सी वेक्टर क्या होगा, तो वही त्रिभुज का नियम लगा दिया हमने। ये समान क्रम में है, ये समान क्रम में है और इधर क्रम क्या हो गया, उल्टा हो गया। तो ये क्योंकि तीसरी भुजा है तो तीसरी भुजा इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो ए सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सी डी वेक्टर जो था वो था डी वेक्टर। सी डी वेक्टर क्या था, डी वेक्टर। तो अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ए डी वेक्टर क्या होगा, ठीक है, तो देखो फिर से इस त्रिभुज में ध्यान दो। कौन सा त्रिभुज, ए त्रिभुज ए सी डी। त्रिभुज ए सी डी में क्या हो रहा है कि ए सी वेक्टर अभी हमने निकाला किसके बराबर था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर है, और सी डी वेक्टर दिया गया है किसके बराबर, डी वेक्टर के बराबर, और हमें निकालना क्या है, ए डी वेक्टर। तो क्या ए डी वेक्टर ए सी वेक्टर और सी डी वेक्टर के योग के बराबर होगा। क्या लगा दिया मैंने, त्रिभुज का योग का नियम लगा दिया। तो ए सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो ये अपने को कौन सा वेक्टर दे देगा, ए डी वेक्टर दे देगा। ठीक है, इस तरीके से अभी अपने को और भी बातें इससे रिलेटेड करनी है, लेकिन ये अपना कौन सा हो गया, पहला नियम हो गया। दूसरा नियम कौन सा होता है, सदिश योग का सम चतुर्भुज नियम। आओ उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग, परिभाषा वगैरह सब कुछ। दूसरा टॉपिक है सदिश योग का समांतर चतुर्भुज। पहले मैंने शायद सम बोल दिया था ना, सम नहीं होगा, समांतर चतुर्भुज होगा नियम। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ एडिशन। सही, चलो अब ये देखते हैं कि ये क्या बोल रहा है। तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ मैं, नहीं भी बने तो मान लेना कि क्या है, पैरेललोग्राम ही है। हम तो मैथ्स वाले लोग हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें मान लेते हैं ना। हाँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया।
ठीक है, तो आपके सामने बना हुआ एक सुंदर सा पैरेललोग्राम, इतना सुंदर तो नहीं है पर फिर भी ठीक है। तो जिसकी 4 भुजाएं दिखाई दे रही है, कौन कौन सी? ए बी एक भुजा है, दूसरी भुजा है बी सी, तीसरी भुजा है सी डी और चौथी भुजा है डी है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ए बी जो है वो एक वेक्टर को दर्शा रहा है। कौन से वेक्टर को? ए वेक्टर। या ए बी भुजा के अनुदिश एक सदिश लिखा हुआ है, उस सदिश को मैंने क्या बोल दिया? सदिश ए, यानी कि ए वेक्टर। बी सी भुजा के अनुदिश एक दूसरा सदिश लिख दिया, उसको हमने क्या बोल दिया? बी वेक्टर। सही है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर आपसे इस विकर्ण के बारे में पूछा जाए, इस समांतर चतुर्भुज के इस विकर्ण के बारे में पूछा जाए, ए सी वेक्टर, तो क्या आप ये बोल सकते हैं कि ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्यों? अरे अभी अभी तो पढ़ा, त्रिभुज के योग का नियम क्या बोलता है कि अगर ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर एक ही क्रम में लिखे हुए हैं तो जो तीसरी भुजा होगी वो उल्टे क्रम में इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो यहाँ पे ए बी सी क्या बन रहा है बच्चों? ए बी सी क्या बन रहा है? एक त्रिभुज ही तो बन रहा है। तो इसमें मैंने सदिश योग का त्रिभुज नियम लगा दिया। तो यहाँ से हमने बोला कि ए सी वेक्टर जो विकर्ण था दिए गए समांतर चतुर्भुज का, वो किसके बराबर आ गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आ गया। ठीक है, लेकिन अभी एक और विकर्ण है यहाँ पे। दूसरी विकर्ण कौन सी है? दिखाता हूँ मैं, ये वाली। इसको डी सी बोल लो या सी डी बोल लो। ठीक है, दूसरी विकर्ण ये है। तो अब अगर आपसे सी डी के बारे में मैं पूछूं, सॉरी डी बी बोल लो या बी डी बोल लो, है ना, सी डी नहीं, सी डी तो भुजा है। हाँ, तो अगर आपसे डी बी के बारे में पूछा जाए कि डी बी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कि हम तो बेहोश हो गए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि तुम लोगों को एक अलग सा फिगर बना करके दिखाता हूँ। ऐसा कुछ था हमारे पास। यहाँ पे मैंने बोला ए बी सी और डी, ये ठीक है। ए बी के अनुदिश जो सदिश लिखा हुआ था वो कौन सा था? ए वेक्टर। बी सी के अनुदिश जो सदिश लिखा हुआ था वो कौन सा था? बी वेक्टर। तो हमने एक विकर्ण बनाया था ए सी वेक्टर, उसको यहाँ पर ना बना करके दूसरे विकर्ण पर यहाँ पर काम करते हैं। दूसरा क्या था? बी डी या फिर डी बी। ठीक है, अच्छा, तो इसको अपने को ए वेक्टर और बी वेक्टर के रूप में बताना है। सही है। अब देखो, कुछ चीज़ें जो हमने पहले पढ़ रखी है उनका अब इस्तेमाल करते हैं। मैंने बोला था कि यहाँ पे हम जितने भी वेक्टर्स पढ़ रहे हैं गणित में, वो कौन से हैं? फ्री वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। फ्री वेक्टर्स का मतलब क्या है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, इसको मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया, दिशा और परिमाण को समान रखते हुए इस वेक्टर को केवल ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर था तो ये भी क्या होगा? ए वेक्टर होगा। अगर ये बी वेक्टर था तो ये भी क्या होगा? बी वेक्टर होगा। तो अगर ये वाला ए वेक्टर है तो डी सी वेक्टर भी क्या होगा बच्चों? ए वेक्टर होगा। ठीक है, क्योंकि फ्री वेक्टर की बातें चल रही है। और अगर बी सी वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है तो ए डी वेक्टर भी किसके बराबर होगा बच्चों? बी वेक्टर के ही बराबर होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस तरीके से मैंने चारों भुजाओं के अनुदिश जो भी वेक्टर बन रहे थे उनको लिख दिया। सही है क्या? अब देखो, अब मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो मैंने इसकी दिशा को अगर विपरीत कर दिया और परिमाण उतना ही रखा, अगर ये बिंदु डी है तो इस बिंदु को मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ और इसको बोल देता हूँ मैं डी डैश। सही है, या डी डैश बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, डी ही बोल दो। ठीक है, तो होगा क्या कि इस वेक्टर में, कहाँ चला गया ये, ऐसे, तो होगा क्या कि ए डी वेक्टर, ये वाला जो एरो है इसकी दिशा ऐसी है, और अगर यहाँ पे मेरे को ए डी बनाना है तो इसकी दिशा मेरे को ऐसी देनी पड़ेगी। तो दोनों की दिशा क्या हो गई? विपरीत। तो ये ऋण सदिश है। ऋण सदिश में हमने बोला कि अगर ए डी वेक्टर बी वेक्टर के बराबर है तो यहाँ से जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? माइनस बी वेक्टर। सही है। अच्छा, इस ए वेक्टर को मैं खिसका करके यहाँ पे ले आया,
तो ये भी क्या कहलाएगा, ए वेक्टर कहलाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब देखो ये और ये, इसको भी कोई नाम दे देते हैं यार, सी ही बोल देते हैं ना, ये चलो इसको डी डैश बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, सी डैश बोल दिया। ठीक है, अब ए को आप सी डैश से जोड़ दें, ए को आप सी डैश से जोड़ दें। ठीक है, तो अपने को दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो सदिश है कौन सा, डी बी वेक्टर, और ये वाला जो सदिश है कौन सा, ए सी डैश, वो दोनों क्या हैं, बराबर है। देखो फिगर को देखते हुए समझ में आ रहा है कि इस वाले सदिश को मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आया, तो अगर मैं ट्रांसलेट करके यहाँ पे ले आया हूँ तो उस सदिश में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वापस से यही वाली बात है ना कि अगर ये डी बी वेक्टर है उसको शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे रख दिया और ये ए सी डैश वेक्टर बन गया, तो डी बी वेक्टर और ए सी डैश दोनों क्या होने चाहिए बच्चों, बराबर होने चाहिए। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पे क्या है, इस ट्रायंगल में त्रिभुज ए डी डैश सी डैश में त्रिभुज का योग नियम लग सकता है। ठीक है, त्रिभुज का योग नियम लग सकता है। तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन तो क्या है, सेम है, ये समान क्रम में लिखे हुए हैं। तो अब यहाँ पे अगर मैं क्रम उल्टा कर दूँ, AC के लिए मैं अगर मैं क्रम उल्टा कर दूँ तो क्रम उल्टे में क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। सही है, तो AC जो होगा वेक्टर, ए सी डैश जो होगा वेक्टर, वो किसके बराबर होगा, त्रिभुज का योग का नियम क्या बोलता है कि अगर आपने दो सदिशों को दो भुजाओं से निरूपित किया है तो तीसरी भुजा अगर उल्टे क्रम में लिखी जाएगी तो वो इन दोनों के योग के बराबर लिखी जाएगी। सही है, तो यहाँ से ए सी डैश वेक्टर जो आएगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा। इन दोनों के योग का मतलब क्या है कि माइनस बी वेक्टर और प्लस ए वेक्टर। ठीक है, जिसको मैं खूबसूरती के साथ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर आ गया, ए सी डैश, और ए सी डैश को ही मैंने किसके बराबर बोला है, डी बी वेक्टर के बराबर बोला है। ठीक है, और डी बी वेक्टर उस समांतर चतुर्भुज का दूसरा विकर्ण है। तो जो दूसरा विकर्ण आ गया बच्चों, वो किसके बराबर आ गया, वो आ गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर। समझ में आ रही है सारी बातें, मैं कर करके दिखा रहा हूँ आपको, है ना, केवल रिजल्ट्स नहीं देख रहे हैं, वो कैसे आ रहा है वो भी देख रहे हैं अपन। तो एक विकर्ण तो हमने यहाँ पे देखा था ए सी वेक्टर, वो किसके बराबर आया बच्चों, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के बराबर आया। और दूसरा विकर्ण हमने यहाँ पे देखा डी बी वेक्टर, वो किसके बराबर आ गया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के। ठीक है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर थे क्या, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश सदिश थे। ठीक है, इस समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश सदिश हैं। कौन कौन, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, तो इस नियम का जो स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया, इस नियम का स्टेटमेंट ये हो गया कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश समान क्रम में दो सदिश लिखे गए हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो उस समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक तो उनके योग के बराबर होंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और दूसरा उनके सब्ट्रैक्शन के बराबर आप बोल सकते हो। दूसरा जो विकर्ण होगा उसके अनुदिश जो वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर होगा। अब कौन सा वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपने को मिल रहा है, देखो जहाँ से शुरुआत की हमने, शुरुआत कहाँ से की, ए से, तो ए से जो विकर्ण निकल रहा है वो इन दोनों के योग के बराबर आ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और जो विकर्ण ए से नहीं आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर आ रहा है। ठीक है, कंफ्यूज तो हो ही रहोगे ज़बरदस्त वाला। देखो ये जो वेक्टर था वो कौन सा आया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये वाला जो वेक्टर था वो क्या आया, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, फिर से एक अलग सा
चित्र बना लेते हैं और नाम बदल देता हूँ मैं, ना। मान लेते हैं ये P, ये Q, ये R और ये S। ठीक है, PQ के अनुदिश सदिश दे दिया A वेक्टर और QR के अनुदिश सदिश दे दिया B वेक्टर। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया कि PR वेक्टर क्या होगा। तो हम देख रहे हैं कि दो संलग्न भुजाएं अपने को दे रखी है समांतर चतुर्भुज की, और उनके अनुदिश दो वेक्टर समान क्रम में लिखे हुए हैं, एक A वेक्टर और दूसरा B वेक्टर। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि PR वेक्टर, क्योंकि वहीं से शुरू हो रहा है, ये विकर्ण वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से हमने पहला सदिश लिखा था A वेक्टर, तो ये जो होगा वो इन दोनों के योग के अनुदिश होगा। तो PR वेक्टर बच्चों किसके बराबर आ गया? A वेक्टर प्लस B वेक्टर के बराबर आ गया। और अगर अपने को SQ वेक्टर लिखना है, यहाँ पे क्रम का ध्यान रखना, SQ वेक्टर, तो SQ वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर के बराबर आ जाएगा। सही है, तो इसका स्टेटमेंट हम ऐसे लिख देते हैं, यदि एक समांतर चतुर्भुज के, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश, दो संलग्न भुजाओं के अनुदिश समान क्रम में दो सदिश लिखे गए हों, तब उस समांतर चतुर्भुज के, विकर्णों के अनुदिश सदिश होंगे A वेक्टर प्लस B वेक्टर और A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज के योग नियम का, सदिश योग नियम का स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो और ये फिगर बना लेंगे। एक तो ये वाला हो जाएगा और एक ये वाला ओरिजिनल वाला हो जाएगा। ठीक है, तो समझने वाली बात केवल इतनी है कि अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, तो AC वेक्टर अपने को क्या मिल जाएगा? A वेक्टर प्लस B वेक्टर, और DB वेक्टर अपने को क्या मिल जाएगा? A वेक्टर माइनस B वेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमने बेसिकली किसका यूज़ किया? हमने सदिश योग के त्रिभुज नियम का ही यूज़ किया है। समझ में आ रहा है? तो अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ सकते हैं? पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हमारा अगला टाइप होगा स्थिति सदिश। तो सबसे पहले इतना नोट कर लें आप। पॉज कर करके नोट करते जाएं। ठीक है, परिभाषा तो किताब में से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।